जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 या आप इसे टेस्ट 4 भी कह सकते हैं, मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। अगर आप यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एसआई पद की तैयारी कर रहे हैं, पेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, हालांकि पेट में उतने टॉपिक नहीं है, ये आपके ऑल टॉपिक पर आधारित रहने वाला है और टोटल नंबर आप जो प्रश्न है वो बेटा आपके 50 रहने वाले हैं। तो ऑल स्टेट के एग्जाम में जानते हो हिंदी तो लगभग टॉपिक तो सभी रहते हैं, ठीक है। तो ऑल टॉपिक पर आधारित रहने वाला है और टोटल नंबर आपको क्वेश्चन 50 होने वाले हैं। शानदार सेशन होने वाला है, साथ ही साथ लास्ट में आप सभी अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कौन आ रहा है। इस वाक्य में जो कौन दिया गया है एक्चुअली सर्वनाम क्या है। बेटा सर्वनाम जो होता है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, उनको हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के बारे में बताया जाता है, तो कौन स्वयं के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि आपके घर की जब बेल बजती है टिंग टोंग तो आप पूछते हैं कौन। मतलब अगर पता होता तो कहते नहीं भैया आ गए, चाचा आ गए, दादा आ गए, आप बोलते हो कौन कौन। मतलब निश्चितता का बोध नहीं है, मतलब निश्चय भी नहीं है, अनिश्चितता का बोध है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपसे नहीं किया गया, हालांकि प्रश्नवाचक शब्द है कौन, कौन क्या कब कैसे कहाँ, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है यहाँ पर कौन एक सर्वनाम के रूप में है। और कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कौन बोलते हो ना आप, मतलब पता नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा? किसी व्यक्ति के बारे में बताने का काम करती है, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नदी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है बेटा। जो यहाँ पर नदी है वो किस में आती है? ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ओके। गाय यहाँ पर क्या है बेटा? ये भी एक पूरी जाति है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आम भी आपका जातिवाचक संज्ञा में ही आता है। तो बचा कौन? गंगा। गंगा बेटा व्यक्तिवाचक में आती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का प्रॉपर नाम हो, नदियों के नाम हो, किसी का भी नाम हो। मैंने बोला अगर नाम है तो मतलब व्यक्तिवाचक है, ठीक है। चलो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है तीसरे नंबर का कि निम्नलिखित में से क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? नामी है क्रिया और विशेषण, मतलब क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वो आपका क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पर तेज भी दिया गया, मीठा भी है, बुद्धिमान भी है और पहला भी है। ये आपके बेटा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा कह रहा है क्रिया की विशेषता बताता है? तो मीठा तो नहीं है आपका, ठीक है, कट हो जाएगा। पहला है नहीं, संख्यावाचक है आपका। बुद्धिमान है नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने का काम कौन करता है? तेज करता है। यहाँ पर तेज कह रहा है, तेज चलो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। तेज चलो, मैंने कहा तेज चलो या तेजी से चलो। तो तेज यहाँ पर क्या है? चलने की विशेषता बतला रहा है। तेज क्या है? विशेषता क्रिया की बतला रहा है, इसलिए तेज यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। तेज दौड़ो जवान और तेज दौड़ो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तेज क्या है? दौड़ने की विशेषता। दौड़ना क्या है? क्रिया है, इसलिए तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप दिया गया है? क्या ये क्रिया विशेषण है? क्या यह एक विशेषण है, क्रिया है या फिर प्राविशेषण है? क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। क्रिया तो आप सभी जानते ही हो, विशेषण जो कर्ता और कर्म की या फिर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करता है। और प्राविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बतलाने का काम करता है वो बेटा आपका प्राविशेषण होता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें धड़ाधड़, तो धड़ाधड़ के बाद देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ? बिकना। बिकना क्या है बेटा? आपकी क्रिया है। और यहाँ पर जब बिकना आपकी क्या है? ये आपकी बेटा क्रिया है। तो जब बिकना क्रिया है और धड़ाधड़ इसी से पहले आया हुआ, इसी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या होगा बेटा? धड़ाधड़ होगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें नंबर का बेटा प्रश्न दिया गया है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। यहाँ पर मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने किसी दूसरे से लिखवाया है पत्र को। इस वाक्य में लिखवाया में
कौन सी क्रिया दी गई है? बेटा जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब खुद काम न करके कर्ता किसी और से काम करवाता है तो वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य क्या है? मतलब ऐसा वाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है, वहां पर बेटा आपका भाववाच्य होता है। मैंने पत्र लिखा, इसमें मैंने खुद लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य की बात तो है नहीं। आप आगरा जाएंगे, यहाँ पर भविष्य की बात कर रहा है। वह भोजन कर रहा है, यहाँ पर आपके वर्तमान की बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है अब चला जाए, मतलब अब चला जाए, अब पढ़ा जाए, अब दौड़ा जाए, अब खेला जाए, अब कूदा जाए, इस तरीके से कहीं पर लिख के आए। मतलब भाव की जहाँ पर प्रधानता हो वहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा होती है या भाववाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर का दिया गया है कि किस वाक्य में विरामादि चिन्हों का सही प्रयोग किया गया? मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग वास्तव में आपके जो 4 ऑप्शन है किस में सही से किया गया, ये जानना चाहता है। आप मुझे नहीं जानते, एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, विस्मयबोधक लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। मैं महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ, ये वाक्य बिल्कुल आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे कहीं ना कहीं गलतियाँ दी गई होंगी। अगला प्रश्न है कि छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें आप क्या जोड़ देंगे? क्या मंडल जोड़ देंगे, वर्ग जोड़ेंगे, जन जोड़ेंगे या फिर वृंद जोड़ेंगे? इसका राइट आंसर है बेटा वृंद जोड़ेंगे। मतलब छात्र के साथ क्या करेंगे आप, वृंद लगा देंगे। तो छात्र वृंद का मतलब छात्रगण, बहुत सारे छात्रों की संख्या हो जाएगी, तो गण वगैरह कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको वृंद लगाना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा शानदार आपके सामने दिया गया है कि पापी का स्त्रीलिंग बताइए। बेटा लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक पुल्लिंग होता है, एक आपका स्त्रीलिंग होता है। पुरुष जाति का जो बोध कराता है वो बेटा पुल्लिंग होता है, पु से पुरुष, पु से पुल्लिंग हो गया। और जो स्त्री जाति का बोध कराने का काम करता है वो बेटा स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आपका जो भी शब्द दिया गया है उसके पहले आप विशेषण लगा करके देख लें, उससे पहचान हो जाएगी। तो पापी का यहाँ पर क्या करना है बेटा, स्त्रीलिंग बनाना है। 9 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है बेटा पापिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पापी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पापिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नवनीत एक शब्द दिया गया है और इसका समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कह रहा है? नवनीत एक शब्द दिया गया है और इसका क्या करना है, आपको समानार्थी शब्द बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो बेटा नवनीत का मतलब होता है ताज़ा ताज़ा मक्खन। जो ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाला जाता है उसे नवनीत के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अर्थ के अनुसार, क्या दिया गया बेटा, अर्थ के अनुसार के कुल भेद हैं, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है। तो अर्थ के अगर अनुसार हम बात करें तो बेटा जो संबंध बोधक अव्यय होता है इसके 8 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है, 8 भेद होते हैं। और किसके 8 भेद होते हैं, तो संबंध बोधक अव्यय के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केस शब्द का अनेकार्थी बताना है। मतलब केस का अर्थ और कौन सा होता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो केस का मतलब बाल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केस का अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत बाल भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। मतलब द्विज का प्रयोग किस अर्थ में नहीं किया जाता। दूसरी भाषा में आपसे कह सकता है कि 4 ऑप्शन में से कौन है ऐसा जिसका मतलब द्विज से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, द्विज का अर्थ नहीं है, इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से देखिए, फटाफट कमेंट करिए। तो द्विज का मतलब बेटा ब्राह्मण होता है, लेकिन आपसे कह रहा है नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें, द्विज मतलब दोबारा जन्म लेने वाला पक्षी,
फिर दोबारा जन्म लेता है, क्योंकि एक बार अंडा और दूसरे बार अंडे से बाहर जब निकलता है। ब्राह्मण को भी माना जाता है कि 2 बार जन्म लेता है, एक बार जन्म लिया, दोबारा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद दांत बेटा जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, ये भी द्विज के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा नहीं है द्विज का अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ दिया गया, मतलब सही वाला चुनाव करना है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं गलत होंगे। ओके, चलिए तो बेटा किस क्रमांक में कुल, कुल मीन्स क्या होता है और कुल मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कुल मीन्स बेटा क्या होता है आपका? वंश होता है। कुल का मतलब होता है वंश। बोले समूल कुल का नाश कर देंगे, वंश का नाश कर देंगे। ठीक है, तो वंश हो गया। इसके बाद दूसरा क्या दिया गया है? कुल। कुल मीन्स होता है किनारा। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। कुल का मतलब आपके वंश हो गया, कुल का मतलब किनारा हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो 14 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है ज्ञापन। क्या दिया गया बेटा? ज्ञापन दिया गया है। अगला प्रश्न है ज्ञापन। ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा? जब कोई बात होती है या किसी सरकार तक या किसी तक बात पहुंचानी होती है तो ज्ञापन दिया जाता है, तो उसकी बात कर रहा है। ज्ञापन को क्या बोला जाता है बेटा? मेमो बोला जाता है, मेमो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच के समय को किस नाम से जाना जाता है? तो संध्या काल और रात्रि के बीच का जो समय होता है वैसे सायंकाल हो गया, और संध्या काल सुबह वाली होती है, और इसके बाद क्या हुआ? इसके बीच के समय की बात कर रहा है। इन दोनों के बीच का समय क्या होता है? ध्यान से समझो प्रश्न को। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बेटा प्रदोष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संध्या और रात्रि के बीच का समय बेटा प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मतलब 3 तो हैं लेकिन एक आपका नहीं है। आपसे वही पूछा गया है जो नहीं है। तो कु से क्या कुरंग बन जाएगा? कु से क्या कुरंग बन जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा। कुफल भी बन जाएगा, कुकर्म भी बन जाएगा, लेकिन कुत्ता नहीं बनेगा। कुत्ता अपने आप में खुद एक पूर्ण शब्द है और इसमें किसी भी कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, उपसर्ग बेटा किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। अगर कोई शब्द है उसके पहले जो कुछ भी जोड़ा जाता है वो आपका उपसर्ग होता है, और बाद में शब्द के आप कुछ भी जोड़ते हो ना, वो आपका प्रत्यय होता है। किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में किया गया? प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के बाद में आपने कुछ जोड़ा है, वो आपके प्रत्यय के अंतर्गत आता है। लेकिन कह रहा है कि ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में कहाँ पर नहीं किया गया, मतलब एक ऑप्शन गलत है। उसी का एक्चुअली में आपको क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक है, 18 नंबर के प्रश्न में ध्यान से देख लीजिए। तो पात्रता, पात्रता जो दी गई है यहाँ पर बेटा ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट हो जाएगा। दूसरा, विफलता में विफल के आगे ता लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर भी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सफल में ता जोड़ा गया है, यहाँ पर भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। लेकिन आपके पिता में बेटा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। पिता अपने आप में ही एक पूर्ण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही संधि विच्छेद का चुनाव करना है। गीतांजलि जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक संधि है आपकी गीतांजलि, और यहाँ पर आपको बताना है क्या ये स्वर संधि का उदाहरण है, मतलब 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि बेटा 5 प्रकार की होती है, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के विस्तार से देख सकते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है, उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है, वहाँ पर आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आता है, उसके बाद जो विकार या परिवर्तन होता है वहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलती है। तो ये तो रही बात परिभाषा की। पर रूप संधि से मतलब नहीं है, ये तो पूछा नहीं जाता उतना। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? गीतांजलि में एक्चुअली में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है बेटा स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, गीतांजलि में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपको स्वर संधि देखने को मिलेगी। 20 नंबर का प्रश्न बेटा दिया गया है सरयूर्मी। क्या लिखा हुआ है? सरयूर्मी। इसमें कौन सी संधि है? क्या यहाँ पर दीर्घ है, यण है, स्वर है, या फिर व्यंजन है? तो देखो व्यंजन तो एक अलग हो गया, दीर्घ संधि बेटा स्वर में ही आती है, यण संधि भी आपके स्वर में ही आती है। तो 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके करीब करीब घूम रहे हैं, ए, बी और डी वाल।
व्यंजन तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो ये व्यंजन वाली अलग हो जाएगी। ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब ऑप्शन का चुनाव करना है 20 नंबर के प्रश्न में। तो एक्चुअली क्या होता है, सरयूरमी में यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ाऊ की मात्रा आ चुकी है, मतलब दीर्घ हो गई है। जहाँ पर दीर्घ हो जाती है ना मात्राएं, वहाँ पर बेटा आपका दीर्घ संधि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वागदान। क्या लिखा हुआ बेटा, वागदान लिखा हुआ है। 21 नंबर का प्रश्न है वागदान। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संधि है, तो वागदान का अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो लिखेंगे बेटा वाक धन दान। ये का होता है ना, ये तीसरे वर्ण में आधे गा में बदल जाएगा, जा करके हलंत के साथ है, हलंत के साथ में ही बदल जाएगा, तो पूरा मिला करके क्या बनेगा बेटा, वागदान बन जाएगा, वाक धनदान। अब ये का क्या बेटा, आपका व्यंजन दिया गया, इसलिए यहाँ पर व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आता है, विकार परिवर्तन होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, इसलिए वागदान में व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 से 24 तक दिए गए शब्दों में उपयुक्त समास का चुनाव करना है। समास तो आप जानते हो, समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। अगर आप 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ देते हैं, उसके बाद आपके समास का जन्म हो जाता है। अनपढ़ दिया गया है, अनपढ़। अनपढ़ में एक्चुअली में कौन सा समास है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अनपढ़ का बेटा राइट आंसर है, यहाँ पर आपको जो है नई तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है नई तत्पुरुष समास। और अनपढ़ में देख रहे हो हमेशा नकारात्मक, तो मतलब आपके क्या होगा ना, जो भी शब्द दिया गया होगा, जैसे पढ़ दिया गया है, पढ़ के पहले क्या लगा हुआ है, अन लगा हुआ है। अन क्या है, नकारात्मकता का बोध कराता है, वहाँ पर नई तत्पुरुष समास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित ये एक बेटा समास है, और इसमें से बोला गया है कि कौन सा समास है, ये आप लोग आंसर करिए। ठीक है, तो अकाल पीड़ित का मतलब हो गया अकाल से पीड़ित, या फिर कह सकते हैं अकाल के द्वारा पीड़ित, ये भी लिख सकते हैं, या अकाल से पीड़ित भी लिख सकते हैं हम। तो के द्वारा का भाव आए या फिर से का भाव आए, बेटा आपके करण तत्पुरुष में होता है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपादान में से तो आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, अलगाव को प्रदर्शित करने का काम करेगा। जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, या एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर को जा रहा है, अलग हो रहा है, वहाँ पर अपादान होता है। ओके, अगला है बालामृत। क्या दिया गया है, 24 नंबर का प्रश्न है बालामृत। इसमें कह रहा है कि कौन सा समास है बालामृत में। 24 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए बेटा, इसका राइट आंसर है संप्रदान तत्पुरुष समास है, मतलब बाला के लिए अमृत। ठीक है, तो को के लिए का भाव आता है, वहाँ पर संप्रदान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बालू से तेल निकालना, मतलब बात तो है, क्योंकि बालू में पानी तक तो मिलता नहीं है, और उसके बाद बात कर रहा है यहाँ पर तेल निकालने के, मतलब यहाँ पर क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु तो होगा नहीं। 25 नंबर का प्रश्न, असंभव काम करना। हाँ, ये बात तो है भाई, बालू में पानी निकालना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो, तेल निकाला, इसलिए असंभव काम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घोटक का सही तद्भव बताना है। तद्भव बेटा क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना कि शब्द जो है, तद्भव क्या होता है, तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका जो विकृत रूप होता है वो तद्भव होता है। वर्तमान में मोस्टली जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो आपके तद्भव अवस्था में ही होते हैं। कहने का मतलब है संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों हम अपनी हिंदी में कर लेते हैं, वो आपके तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, बिल्कुल जैसे संस्कृत में वैसे हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया तो वो तत्सम हो गया, आम्र हो गया। ओके, अब उसको क्या किया हमने, अपने अनुसार बदल लिया, संस्कृत शब्दों को फिर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आम का प्रयोग करेंगे तो आम क्या होगा बेटा, तद्भव होगा। कहने का मतलब ये, तो आप कह रहे हैं तद्भव का चुनाव करना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही सही बताना है। आप कह रहे हैं घोटक का सही तद्भव बताना है। घोटक मीन्स वैसे होता है घोड़ा, घोटक मीन्स क्या होता है, घोड़ा। अब देख लो ऑप्शन कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो घोटक आपका क्या है, संस्कृत शब्द है, और ज्यों कहते हुए हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ये आपका तत्सम हो गया। तद्भव हो गया घोड़ा। घोड़ा वर्तमान में आप बोलते हो, मैंने बोला भी था कि जिन शब्दों का मोस्टली हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं वो आपके तद्भव के अंतर्गत आते हैं, और संस्कृत शब्दों का फिलहाल हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, पहले लोग बहुत किया करते थे। अगला प्रश्न है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस दिया गया है। रस काव्य की शोभा बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल रस से परिपूर्ण कर देते हैं, पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो समझ लो वहाँ पर क्या होता है, रस होता है। अलंकार भी आपके काव्य की, समझ रहे हो ना,
आकर्षण को बढ़ाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं रस भी बहुत भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, मज़ा नहीं आ रही तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो आनंद मतलब रस समझ सकते हो। तो अब कह रहा है किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती बारूं। 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखो। क्या बेटा, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर किसी छोटे बच्चे के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर वीर रस की बात तो कर नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो भैया रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात होती है। शांत रस की बात यहाँ पर कर नहीं रहा, वात्सल रस की बात कर रहा है, किसी छोटे बच्चे की जो है लीला का वर्णन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हंसने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, मतलब 5-7 लोग हैं, वो एक एक लकड़ी लिए हुए हैं, अगर वो मिलाकर एक किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो पूरा का पूरा बोझ एक व्यक्ति का बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरीके जो लोकोक्तियाँ दी गई होती हैं, मुहावरे दिए गए होते हैं, वास्तव में उनका वो अर्थ निकलता नहीं है जो यहाँ पर दिया गया होता है, अर्थ कुछ और होता है, समझ रहे हो। पर मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ बन जाएगा। ठीक, कैसे बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा, मिलकर के काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बेटा, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं? मतलब चरणों में मात्रा की भी बात कर रहा है, यति की भी बात कर रहा है, गति की भी बात कर रहा है, इनके आधार पर छंद किस प्रकार के होते हैं, कह रहा है कितने प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो बेटा इस आधार पर आपके छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक सम होता है, सममात्रिक हो गया, विषम हो गया, दूसरा अर्धसम हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है चरणों के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों का आपके पर्यायवाची शब्द का चुनाव करना है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि समान अर्थ देने वाले शब्द, मतलब जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है और जो भी शब्द यहाँ नीचे दिए गए हैं उनमें से अर्थ दोनों में क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, पर्यायवाची शब्द आप जानते हो सिनोनिम्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कार्मुक, क्या लिखा हुआ है, कार्मुक लिखा हुआ है। अब इसका एक्चुअली में समान अर्थ देने वाला शब्द नीचे में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा धनुष। कार्मुक का जो पर्यायवाची शब्द है वो धनुष है। 30 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है मनीषी, क्या लिखा हुआ है, मनीषी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द मनीषी का है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो मनीषी का बेटा जो पर्यायवाची है वो प्रज्ञ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में पर्यायवाची स्वरूप के 4 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चुनाव करना है। मतलब अभी तक आप पर्यायवाची का चुनाव कर रहे थे, अब आपको उस शब्द का चुनाव करना है जो वास्तव में पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है। जैसे तीर दिया गया है तो कह रहा है तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तीर का मतलब बाण भी होता है, नाराज भी होता है, सर भी होता है, लेकिन तार नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है। तो तीर का बेटा पर्यायवाची तार नहीं होता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया रक्त, क्या लिखा हुआ है बेटा, रक्त लिखा हुआ है। रक्त को देख लेते हैं। रक्त का पर्यायवाची कह रहा है कौन सा नहीं है, क्या कह रहा है, रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ओके, तो रक्त का मतलब खून होता है, बिल्कुल सही बात है। रुधिर भी होता है, शोणित भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर दिया गया है कासारी, ये बेटा रक्त का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का आपको विलोम शब्द का चुनाव करना है, मतलब विपरीत अर्थ देने वाले शब्द का चुनाव करना है। दिए गए ऑप्शन में 2 प्रश्न है, 34 और 35 नंबर के। ध्वंस दिया गया बेटा, ध्वंस का विलोम शब्द का चुनाव करना है। ध्वंस जो शब्द दिया गया है इसके विलोम शब्द का चुनाव करना है। तो ध्वंस का मतलब होता है विपरीत, जो होता है वो निर्माण होता है। मतलब निर्माण किसी चीज़ को आपने बना करके तैयार कर दिया, और ध्वंस का मतलब उसका सर्वनाश कर दिया। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ध्वंस का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्माण। मतलब निर्माण कर लिया और उसका विपरीत हो गया, मतलब उसे गिरा करके बर्बाद कर दिया, तो ध्वंस कर दिया आपने। जंगम, जंगम का बेटा विपरीत बताना है। 35 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर अस्थाई तो होता नहीं है, अक्रोध होता नहीं है, स्थावर होता है। जंगम का विलोम स्थावर होता है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट डाउन भी कर लेना। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को आपको भरना है। यहाँ पर वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का ना माने। अब बताओ, मतलब उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा।
क्या नहीं मानेगा? ऐसा नहीं मानेगा, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको भरना है उपयुक्त शब्दों को। नीचे 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं 36 नंबर के प्रश्न में। तो इसका मतलब हो गया वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए गए उपकार को न माने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है, उपकार बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे यहाँ पर उठाकर भर दोगे ना तो ये आपका वाक्य क्या होगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है बेटा, चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत रिक्त स्थान में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अब क्या चुनाव के समय जो राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत व्यक्ति होते हैं तो वो क्या अभ्यर्थी होते हैं? यार परीक्षा देने थोड़ी ना जा रहे हैं, तो अभ्यर्थी तो नहीं होते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले होते हैं, अध्ययन करने वाले होते हैं, प्रत्याशी होते हैं। प्रत्याशी होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी एक का ही चुनाव होता है। छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब मुंह है छोटा, बात बड़ी कह रहा है, मतलब है वो छोटा लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। अब इसका अर्थ यहाँ पर हमें ढूंढना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो गुड़ी और समझदार होना ऐसी तो कोई बात है नहीं यहाँ पर। बात को बढ़ा देना नहीं, आयु में छोटा होना, छोटा होकर भी बड़ी बड़ी सी बातें करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटा मुँह बड़ी बात का मतलब छोटा है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। कभी न कभी किसी ने आपको बोला जरूर होगा, ठीक है, कि छोटे मुंह ज़्यादा बड़ी बात मत करो, जितने हो उतने बने रहो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब झोपड़ी जानते हो ना, आसपास से बांध दी जाती, जानवर वगैरह ना घुस पाए, कोई घेरा होता है ना, उसी को टटिया बोलते हैं गाँव क्षेत्र में। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला तुमने गुजरात से मंगा कर लगा दिया, और यार लकड़ी की खुद ही बनी हुई है, कोई भी तोड़ के घुस जाएगा, ताला लगाने की जरूरत तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअली में जो दिया गया है इसका वो अर्थ निकलेगा नहीं, निकलता कोई दूसरा अर्थ है, लेकिन समझने के लिए तोड़ना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा कि कम मूल्यवान की वस्तु है लेकिन उसकी सुरक्षा में हमने क्या किया है कि 47 वाले आदमियों को तैनात कर दिया है उस घर के आसपास। तो समझ सकते हो, कम मूल्यवान तो वस्तु है लेकिन सुरक्षा में हमने अधिक खर्चा कर डाला है। तो इसका मतलब हो गया अरहर की टट्टी गुजराती ताला। कोई कहीं से भी घुस जाएगा, ताला तोड़ने की इंतजार थोड़ी करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? यहाँ पर आपको चुनाव करना है कौन सा शुद्ध है। एक्चुअली शुद्ध कौन सा है? तो बेटा रेणु यहाँ पर आपका बिल्कुल शुद्ध है। फड़ी स्वरनाथ रेणु का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो रेणु बिल्कुल शुद्ध है। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए 41 नंबर का प्रश्न पर हम पहुँचे, उससे पहले हमें ये गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, पेपर में जब आए तो आपको सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद इस पूरे गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ना है, जिससे आपका जो आंसर है वो आपको जैसे ही मिलेगा वैसे ही आप टिक कर लेना। तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, या दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि अभी मैंने पढ़ा था ऐसे प्रश्नों को, उत्तर कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपा हुआ है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। आसमान में मुक्का मारना, मारते हो क्या आसमान में मुक्का? ठीक है, आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, बात तो सही है। आगे कह रहा है बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमान नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है, साहित्य हम किसके लिए रच रहे हैं, इतिहास और दर्शन क्यों लिखे और पढ़े जाते हैं, राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्ध के लिए किए जाते हैं, मनुष्य ही वह बड़ी चीज़ है जिसके लिए यह सब किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पा जाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कलाएं, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र हैं जिससे मनुष्य का भला ना होता हो। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राहि त्राहि पुकार रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ तो सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष करना पड़ेगा, इसके बाद भी उसका मनुष्य बनना बाकी रह जाता है। साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति का नाम है, और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उसमें नहीं है तो वह मनुष्य नामक पशु है। मतलब मनुष्य
तो है, लेकिन फिर भी वो कैसा है, तो पशु जैसा है, ऐसा इसमें आपके दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे भी पढ़ देता हूँ। आगे है, मनुष्य नहीं है वो, भोजन करना, सोना, वंश वृद्धि करना जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय हैं। सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए, उसे पाने के लिए साहित्य बहुत सहायक भूमिका निभाने वाला है। ये तो आपका क्या था बेटा, गद्यांश था, जो ठीक ठाक था, बढ़िया है। इसको हमने पढ़ा, अभी तो एक ही बार पढ़ा है, आपको जल्दी जल्दी एक दो बार पढ़ के देखना होगा, उसके बाद आंसर का चुनाव करना होगा। तो आसमान में मुक्का मारना दिया गया है और पूछा गया है इसका वास्तव में आशय क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना इसका मतलब है नहीं। वीरतापूर्ण कार्य करना ना, निरर्थक कार्य करना। यार आसमान में मुक्का मार लोगे तो कर क्या लोगे, पहली चीज तो ये बताओ। तो निरर्थक हो गया ना, यहाँ पर आपका निरर्थक हो गया, मतलब कार्य सिद्ध नहीं हुआ, निरर्थक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका तो आपने चुनाव कर लिया, बड़ा आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला प्रश्न बेटा, साहित्य की बात करें, कला की बात करें, नृत्य की बात करें, आदि व्यर्थ हैं यदि उनमें, मतलब साहित्य हो, कला हो, नृत्य आदि सब के सब व्यर्थ अवस्था में हैं अगर उसमें मनुष्य के हित में ना हो सके, मतलब मनुष्य के हित के लिए अगर ये काम ना करते हों तो ये भी व्यर्थ हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी भी आपके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिले ना तो फटाफट आप प्रश्न को पढ़ें, फिर पैराग्राफ में वापस जाएं और आंसर को ढूंढ लें। अन्न, वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं, मतलब अनाज की और वस्त्रों की आप समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं बेटा, सामाजिक सुधारों से ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है, मतलब मनुष्य के लिए प्रकृति के द्वारा कौन से काम तय नहीं किए गए हैं, मतलब विशेष उद्देश्य से मनुष्य का जन्म हुआ है। तो मतलब कह रहा है वंश वृद्धि, कह रहा है नहीं है, तो यहाँ पर अन्न वस्त्र की पूर्ति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। थोड़ा सा पहले हम छोटा करते हैं फिर समझते हैं। बेटा प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मनुष्य एक पशु ही है यदि उसमें मानवीय मूल्य ना हो, संपन्नता, सामाजिकता, साहित्य के प्रति रुचि वगैरह ना हो, तो वो मनुष्य कैसा है, पशु के समान है। तो भैया मानवीय मूल्य नहीं है तो मनुष्य कैसा है, पशुओं के समान है। ठीक है, इस तरीके के आप आसपास लोग आपको नजर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है, मतलब 4 में से 3 रचनाएं तो हैं लेकिन एक रचना ऐसी है जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की नहीं है। वो आपसे पूछा गया है कि कौन सी है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो अनामिका भी है, परिमल भी है, गीतिका भी है। ओके, अनामिका, नए पत्ते, आराधना, वीरांगना, इनमें कौन सी नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो वीरांगना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवा बावनी की रचना किसके द्वारा की गई है, आपसे प्रश्न किया गया है कि शिवा बावनी की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। तो शिवा बावनी बेटा भूषण की रचना है। किसकी रचना है, भूषण की रचना है शिवा बावनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 4 ऑप्शन आपके, प्रेमचंद, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद, इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो राइट आंसर है बेटा नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मृगनयनी एक बेटा उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। 4 ऑप्शन है, इसमें राइट का चुनाव करना है। तो राइट है वृंदावन लाल वर्मा इज द राइट आंसर। इनका उपन्यास है मृगनयनी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, स्कोर कर कितना किया है आप सभी ने बताइएगा, जरूर स्किप करके मत भागिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है, मतलब 3 तो भक्तिकाल के हैं लेकिन एक नहीं है। जो नहीं है भैया वही आपका आंसर सही है। तो बिहारी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये
4 ऑप्शन है, इनमें कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? तो स्वाभाविक सी बात है, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास, ये सब भक्ति काल से रिलेटेड है। तो बिहारी लाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सेशन आपको कैसा लगा? दूसरी बात, आपने 50 में कितने नंबर स्कोर किए हैं? तैयारी कितनी मजबूती के साथ चल रही है, इसका आकलन करके आप कमेंट करके फटाफट बताइए कितना नंबर स्कोर किया है आपने, 50 में से कितने सही किए हैं। वीडियो कैसा लगा? इस तरीके के कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।